नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 14 तक पढ़ लिया था। भाग 14 में आपने आरएनए अनुलेखन से संबंधित कुछ और बातें जानी। अब आते हैं हम भाग 15 में, उसके आगे टॉपिक्स बारे में बताएंगे, जो कि है आनुवंशिक कूट यानी जेनेटिक कोड या कोडॉन किसे कहते हैं। बुक पर आने से पहले हम कुछ बातें व्हाइट बोर्ड पर आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोडॉन किसे कहते हैं। जेनेटिक कोडॉन सिंपल भाषा में बताएं तो एमआरएनए पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह 3-3 के समूह के रूप में जो पाया जाता है उसे कोडॉन कहते हैं। आपने पढ़ा है एमआरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इस पर नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक, अब हो सकता है यहाँ पर कोई भी क्रम हो, क्रम निर्धारित यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर देखें एमआरएनए पर, एमआरएनए किससे बना है? नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक रज्जुक होता है। एमआरएनए पर उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षार है वो 3-3 के समूह में, 3-3 के समूह में, एक नाइट्रोजन क्षार 2-3, 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? एक कूट बनाते हैं। 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर बनाते हैं कूट या कोडॉन। ठीक है, 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? कोडॉन। हमेशा 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। आपने पढ़ा है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन। और आपको यह भी पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्लों से। बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अलग अलग क्रम में जुड़कर बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बाद में संघनित होकर क्या बनाती है? प्रोटीन। ठीक, बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़कर, मान लो यहाँ पर मिथियोनिन है, यहाँ पर वैलिन है, यहाँ पर हिस्टिडीन है, ठीक है, यहाँ पर ल्यूशीन है, आइसोल्यूशीन है, ठीक है, वैलिन आ गया, फिर फिनाइलिनिन आ गया। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या चेन। और यही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बाद में क्या बनाती है? संघनित होकर प्रोटीन। क्लियर है बात? अभी आप आगे पढ़ोगे कि प्रोटीन कैसे बनता है। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि होता क्या है। डीएनए से एमआरएनए बनी, क्योंकि प्रोटीन कैसा बनना है इसकी सूचना किसके पास होती है? डीएनए के पास। तो डीएनए अपनी सूचना को आरएनए को दे देता है। एमआरएनए केंद्रक से सूचना को लेकर कोशिका द्रव्य में आती है और फिर कोशिका द्रव्य में जैसा प्रोटीन बनाना होगा वैसा वो इंफॉर्मेशन लिए रहती है और वैसा ही प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये एमआरएनए है जो डीएनए से बनकर आया है। अब इस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनने में क्या होता है? सबसे पहले राइबोसोम आकर बैठता है इस एमआरएनए पर। आप राइबोसोम को कह लीजिए या फिर एमआरएनए खुद ही राइबोसोम के पास जाता है, बात एक ही है। सबसे पहले क्या आता है? राइबोसोम एमआरएनए पर आकर बैठता है। अब एमआरएनए पर टीआरएनए आता है। आपको पता है टीआरएनए का कार्य क्या है? टीआरएनए का कार्य ही होता है अमीनो अम्ल को पकड़ पकड़ के एमआरएनए या राइबोसोम तक लाया। तो कौन आता है इसके बाद? टीआरएनए, अमीनो अम्लों को लेकर। और आपको पता है कि टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन होता है। ये कोडॉन होते हैं, कोडॉन हमेशा 3 के फॉर्म में होते हैं। कोडॉन हमेशा 3 के फॉर्म में होते हैं।
और एंटीकोडॉन होता है इसका पूरक। एडेनिन है तो यहाँ पर यूरेसिल, यूरेसिल है तो एडेनिन, और ग्वानिन है तो साइटोसिन। और आपको पता है कि टीआरएनए के पास क्या होता है, अमीनो अम्ल। मान लो यहाँ पर मिथियोनिन अमीनो अम्ल है तो मिथियोनिन को लेकर आता है। फिर दूसरा टीआरएनए आएगा किसी अन्य अमीनो अम्ल को लेकर, मान लो वैलिन को लेकर आता है। हालांकि ये कोड वैलिन को नहीं करता, यू फेनिलएलेनिन को करता है, तो यहाँ पर हम फेनिलएलेनिन को ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे टीआरएनए आकर अमीनो अम्ल को जोड़ते जाते हैं और इसी प्रकार से एक अमीनो अम्ल 2, 3, 4 बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बाद में प्रोटीन बनता है। तो इन अमीनो अम्लों के लिए एमआरएनए पर विशेष कोडॉन होते हैं। हर अमीनो अम्ल का अपना एक विशेष कोडॉन होता है एमआरएनए पर। वो कोडॉन एमआरएनए पर होगा तभी ये अमीनो अम्ल आकर जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। क्लियर है बात? तो आपने जाना कि आखिर ये जेनेटिक कूट या जेनेटिक कोडॉन होता क्या है। तो जेनेटिक कोडॉन क्या होता है, आनुवंशिक कूट क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आनुवंशिक कूट प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्लों का क्रम निर्धारित करते हैं। अमीनो अम्लों का क्रम निर्धारित करते हैं, अमीनो अम्लों का क्रम निर्धारित करते हैं। एमआरएनए पर पाए जाते हैं आनुवंशिक कूट, और आनुवंशिक कूट प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों का क्रम निर्धारित करते हैं। क्लियर बात? किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन क्षारकों से। कौन से नाइट्रोजन क्षार? जो आरएनए पर पाए जाते हैं। ये हो गया, आपने जाना कि आनुवंशिक कूट क्या होते हैं, एमआरएनए पर पाए जाते हैं। इन कोडॉन्स के एंटीकोडॉन्स कहाँ होते हैं? टीआरएनए पर होते हैं। ठीक, अब आप एक पॉइंट पहले ये याद करिए कि आनुवंशिक कूट, याद करिए, आनुवंशिक कूट या कोडॉन, हिंदी में भी आप कोडॉन लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आनुवंशिक कूट प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों का क्रम निर्धारित करता है। ठीक, अब बात यहां पर यह आती है कि अमीनो अम्ल तो 20 प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। अतः ये 4 प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षार हैं, अतः 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार कैसे 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करता है। ये प्रश्न आया कि अमीनो अम्ल तो 20 प्रकार का होता है, तो कैसे 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल इन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करता है? तो एक साइंटिस्ट थे, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन क्षार 3 फॉर्म में होते हैं, 3 के ग्रुप में होते हैं, तो उसे कोडॉन कहते हैं। अभी ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये बताया था जॉर्ज गैमो ने, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि जॉर्ज गैमो के मन में विचार आया कि अमीनो अम्ल तो 20 प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षार हो तो कैसे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज गैमो, जो कि एक भौतिकविद थे, भौतिक विद
थे। इनके मन में ये विचार आया है कि आखिर अमीनो अम्ल तो 20 प्रकार के होते हैं, तो कैसे ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार इन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करता है। तो जॉर्ज गैमो ने बताया कि इन्होंने बताया कि नाइट्रोजन क्षार 3 के समूह में कोडॉन बनाते हैं, कोडॉन बनाते हैं। यानी इन्होंने बताया कि जो 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं वो 3-3 के समूह में एक कूट या कोडॉन बनाता है। और उन्होंने बताया कि अब 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार से कुल कितने प्रकार के कोडॉन बन सकते हैं, तो 4 to the power 3 कितना आएगा 64। तो इन्होंने बताया कि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार 3-3 के समूह में पाए जाते हैं और इस प्रकार से कुल 64 कोडॉन बनता है। अब देखिए 64 कोडॉन है 20 प्रकार का अमीनो अम्ल से भी अधिक, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडॉन कूट करते हैं। यानी यहाँ पर कोडॉन की संख्या ज़्यादा होने का क्या दर्शाता है कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट या कोडॉन होते हैं। जैसे UUU ये किसको कोड करता है, फेनिल एल्यूलिन को, और UUC ये भी किसको कोड करता है, फेनिल एल्यूलिन को। यानी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में एक ही अमीनो अम्ल को कई सारे कोडॉन कोड करते हैं। जैसे देखिए एक ही अमीनो अम्ल है, इसको 2 कोडॉन कोड करते हैं। तो इस प्रकार से 64 कोडॉन जो बने हैं वे, इसका मतलब ये होता है कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से अधिक कोडॉन है, यानी एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडॉन होते हैं। ये बताया था जॉर्ज गैमो ने। उन्हीं के मन में ये विचार आया था कि आखिर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं और 4 ही प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो आखिर क्या ऐसा सिस्टम है कि ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो कोडॉन होते हैं, ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं 3-3 के समूह में एक कूट बनाते हैं, कोडॉन बनाते हैं, जो एक अमीनो अम्ल के लिए स्पेसिफिक होता है। कोडॉन हमेशा स्पेसिफिक होता है, एक अमीनो अम्ल के लिए एक ही कोडॉन, मतलब एक से अधिक कोडॉन है, लेकिन वो जो कोडॉन है ना वो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, दूसरे को नहीं। जैसे यहाँ पर क्या है, मतलब है कि UUU है, UUU ये सिर्फ फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को कोड करेगा, किसी और अमीनो अम्ल को जैसे सेरीन, मेथियोनिन, इन सभी को कोड नहीं करेगा। एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक, अब ये 64 प्रकार के कोडॉन बनते कैसे हैं, कोडॉन कैसे बनाते हैं, इसको आप समझ लीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको पता है कि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 3-3 के समूह में, ये 3-3 के समूह में कोडॉन बनाते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। आपको पता है कोडॉन कितने नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बने होते हैं, 3। ठीक, जैसे मान लेते हैं AUG ये कोडॉन है, 3 नाइट्रोजन क्षारकों के मिलने से एक कोडॉन बनता है। तो इसमें ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर इस साइड हम रख देते हैं
फर्स्ट लेटर। इधर रख देते हैं सेकंड लेटर और इधर रख देते हैं थर्ड लेटर। चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं, कौन कौन से? यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। यही कोडॉन को बनाने में भाग लेते हैं। यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। तो चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षार तीन तीन के क्रम में बनते हैं, इसलिए तीनों साइड में रख दिए। चार के क्रम में बनते हैं तो नीचे भी रख देते हैं, लेकिन तीन ही समूह में बनते हैं तो इसलिए तीन लिखा, एक इधर और एक उधर। अब देखिए इनसे 64 प्रकार के कोडॉन कैसे बनते हैं। यहाँ से पहला लेटर यू, यहाँ से दूसरा सेकंड लेटर यू, वहाँ से थर्ड लेटर यू आ गया, एक कोडॉन बन गया यू यू यू, एक कोडॉन बन गया। ये कोड करता है फेनाइल एलेनिन को, फेनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है। अब देखिए यू यू सी, ये दूसरा कोडॉन बन गया, ये भी कोड करता है फेनाइल एलेनिन को। अब देखिए यू यू ए, ये कोड करता है ल्यूसिन को, ल्यूसिन अमीनो अम्ल। अब ये देखिए यू यू जी, ये भी कोड करता है ल्यूसिन को। तो इस तरह से देखा आपने कि चार कोडॉन बन गए। पहला यहां से उठाइए यू, दूसरा यहां से उठाइए यू और तीसरा वहां से उठाइए यू, एक कोडॉन बना। दूसरा देखिए इन तीनों का हो गया। अब देखिए यू यू, अब इसको ले लीजिए सी, यू यू सी, फिर इसको उठाइए यू, फिर इसको यू, फिर ए, ठीक। फिर इसको उठाइए यू यू और जी, चार कोडॉन बन गए। अब इनमें से ये यू 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 और यू ए सी, ये किसको कोड करता है? फेनिल एलेनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। यानी अगर एमआरएनए पर ट्रिपल यू कोडॉन है तो कौन अमीनो अम्ल आकर जुड़ेगा? फेनिल एलेनिन। अगर एमआरएनए पर यू यू ए है तो कौन सा अमीनो एसिड आकर जुड़ेगा? ल्यूसिन। अब इसी प्रकार से सबको बना दीजिए। अब इसका हो गया, अब इसको पकड़िए यू, अब इसको लीजिए सी, फिर इसको लीजिए यू यू सी यू। अब इसको फिर से पकड़िए यू सी सी, फिर इसको उठाइए यू सी ए, फिर इसको लीजिए यू सी जी। बन गया चार प्रकार के कोडॉन। ये चारों के चारों कोड करता है सेरिन को, सेरिन अमीनो अम्ल। फिर देखिए यू ए यू यू ए सी यू ए ए यू ए जी, ठीक। चार प्रकार के कोडॉन बन गए। अब इनमें से ये दोनों अमीनो अम्ल कोड करता है टायरोसिन अमीनो अम्ल को, लेकिन ये देखिए क्या आ गया यू ए यू ए जी। आपको बताए हैं हम स्टॉप कोडॉन तीन होते हैं, स्टॉप कोडॉन तीन होते हैं, कौन कौन से? यू ए यू ए जी और यू जी ए। तो देखिए यू ए आ गया, यू ए जी आ गया, ये किसी को भी कोड नहीं करते, इसलिए इसे क्या कहेंगे? स्टॉप कोडॉन। ये क्या है? स्टॉप कोडॉन, जो किसी को भी कोड नहीं करते। यानी इन कोडॉन के लिए कोई भी अमीनो अम्ल नहीं होता, यानी कोई अमीनो अम्ल का कोडॉन ये नहीं होता। इसीलिए एमआरएनए पर जब इनमें से कोई कोडॉन आ जाता है तो वहीं प्रोटीन का बनना बंद हो जाता है, क्योंकि इनके लिए कोई अमीनो एसिड है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए यू जी यू यू जी सी यू जी ए यू
जी, यहाँ से जी, ठीक, 4 प्रकार का कोडॉन बन गया। अब इनमें से ये दो जो हैं ये कोड करते हैं सिस्टीन अमीनो एसिड को, लेकिन ये देखिए आगे UGA, ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है, यानी ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। और UGG किसको कोड करता है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को। क्लियर, तो ये लाइन हो गई पूरी। अब देखिए दूसरा, अब इसको उठाइए, CUU, CUC, फिर CUA, CUG, बन गया 4 प्रकार का नाइट्रोजन क्षार, सॉरी कोडॉन, 4 प्रकार का कोडॉन। ये कोडॉन किसको कोड करता है, ल्यूसीन अमीनो एसिड को, ठीक है, ल्यूसीन अमीनो एसिड को। फिर देखिए ये आ गया C, ये आ गया C, वो आ गया U, फिर C, फिर देखिए CA, फिर देखिए CG। तो ये चारों के चारों कोडॉन कोड करते हैं प्रोलिन अमीनो एसिड को। नेक्स्ट देखिए CAU, CAC, CAG, हो गया 4 प्रकार का कोडॉन, ठीक है। इनमें से ये दोनों कोड करता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड को, और ये दोनों कोड करता है ग्लूटामीन अमीनो एसिड को। नेक्स्ट देखिए CGU, CGC, CGA, CGG, ये चारों के चारों कोडॉन कोड करता है आर्जिनिन एमिनो एसिड को। अब उसी तरीके से आप थोड़ी स्पीड में बना सकते हैं। आप ये तो समझ गए कि कोडॉन बनते कैसे हैं, ठीक। अब हम आपको बहुत फास्ट तरीका बताएंगे इसको लिखने का, कुछ भी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे यहाँ लिखा है ना A, लिख डालो 4 बार, ऊपर देखो क्या है U, कर लो U 4 बार, और यहाँ पर उन चारों को रख दो UCAG, बन गया 4 प्रकार का कोडॉन। चेक कर लीजिए AUU, AUC, AUG, फास्ट तरीका है ये। तो आप चाहो तो इस तरह से भी लिखते चले जाओ। अब यहाँ पर देखिए AUU, AUC, AUA, ये कोड करता है आइसोल्यूसिन एमिनो एसिड को, और AUG इसके बारे में आप पढ़े हो, AUG जो कि स्टार्ट कोडॉन होता है, और साथ ही ये कोड करता है किसको, ये कोड करता है मिथियोनिन को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि कई एग्जाम में पूछा गया है। आइए अब देखिए फिर वही चीज़, 4 बार A लिख दो, 4 बार C लिख दो, और उन चारों को लिख दो UCAG, बन गया। चेक कर लीजिएगा आप, सब सही है। ये चारों कोडॉन जो हैं वो कोड करते हैं थ्रायोनिन को, थ्रायोनिन एमिनो एसिड को। नेक्स्ट देखिए A, क्या है A, UCAG, इनमें से ये दोनों जो कोडॉन हैं वो कोड करते हैं एस्पेराजीन को, और ये जो 2 कोड हैं वो कोड करता है लाइसिन एमिनो एसिड को। नेक्स्ट देखिए A, G, UCAG, इनमें से ये दोनों कोड करता है सेरीन एमिनो एसिड, और ये दोनों कोड करता है आर्जिनिन एमिनो एसिड को। नेक्स्ट देखिए अब आ गया G, 4 बार G लिख दीजिए, U,
और उधर वाला UCAG। ये चारों के चारों कोडॉन कोड करते हैं वैलीन एमिनो एसिड को। नेक्स्ट GGGG, CCCC, UCAG। ये चारों के चारों एमिनो एसिड कोड करते हैं एलेनिन अमीनो एसिड को। नेक्स्ट देखिए GAUCAG। इन चारों में से ये दो कोडॉन कोड करते हैं एस्पार्टिक एसिड को और ये दोनों कोडॉन कोड करते हैं ग्लूटामिक एसिड को। नेक्स्ट ये चारों के चारों कोडॉन कोड करते हैं ग्लाइसिन एमिनो एसिड को। बस तो इस प्रकार से आपने देखा कि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों से के 3-3 के समूह में बनने से कुल 64 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार बनते हैं। 64 देखिए 1 2 3 4 ये हो गया, एक बॉक्स में 4 है और 1 2 3 4 इधर हो गया, तो 4 चौक 16 और इधर देखिए 1 2 3 मतलब इसको लेकर 1 2 3 4 16 इधर बनना है तो 4 से गुणा कर दीजिए, 16 चौके 64। इन 64 में से याद करिए 64 कोडॉन्स में से केवल 61 कोडॉन ही सक्रिय होते हैं जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। केवल 61, क्योंकि 3 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते, इन्हें स्टॉप कोडॉन कहते हैं। UAA, UAG और UGA ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। तो 64 में से 3 घटा दीजिए, बचा 61, यानी बचे 61 कोडॉन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। ठीक है, करते हैं क्योंकि 3 कोडॉन कौन कौन से UAA, UAG और UGA किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं। हो गया, कोडॉन क्या होता है, कैसे बनता है, आपने ये तरीका भी सीख लिया कि कैसे 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों से 64 प्रकार के कोडॉन बनते हैं, ये तरीका आपने सीख लिया। अब हम देखते हैं कोडॉन की कुछ विशेषताएं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कूट की कुछ प्रमुख विशेषताएं। सम characteristics ऑफ कोडॉन। सबसे पहला, कूट त्रिक होता है, यानी कोडॉन इज ट्रिपलेट। तो ये बता ही चुके हैं कि कोडॉन 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बनता है।
प्रत्येक कूट या कोडॉन 3 नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बना होता है। ठीक, ये बात आपको पता है कि प्रत्येक कूट 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होता है। ये एक इसकी विशेषता है। यानी हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक कूट तीन विशेष प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों का समूह है जो अमीनो अम्ल को कोड करता है। अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक, ये बात हो गई पहली। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे AUG, ये कोड है, कोडॉन है, 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना है। कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार? एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन। तो 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर एक कोड बनता है, इसीलिए कहते हैं कोड त्रिक होता है। त्रिक मतलब 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होता है, जो अपने अमीनो अम्ल को कोड करता है। जैसे AUG है, किसको कोड करता है? मिथियोनिन को, मिथियोनिन अमीनो एसिड को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैट कहते हैं। अगर आप दूसरा देखना चाहें तो UUU, ये किसको कोड करता है? फिनाइल एलेनिन को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PHE कहते हैं। दूसरा देखना चाहें तो GUG, ये कोड करता है वैलिन को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VAL कहते हैं। तो ये पहली विशेषता हो गई कोडॉन की, कोडॉन त्रिक होते हैं। दूसरी विशेषता समारंभन कूट व समापक कूट, ये क्या होता है? इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन। तो आपको पता है कि 64 प्रकार के अमीनो अम्ल 64 प्रकार के कोडॉन में से केवल 61 कोडॉन ही सक्रिय होते हैं। उनमें से जो 3 कोडॉन बचता है, UAA, UAG और UGA, ये स्टॉप कोडॉन होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने को रोकते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? समापक कोडॉन कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि एक कोडॉन AUG जो दोहरा कार्य करता है, एक तो ये समारंभन कूट यानी इनिशिएशन कोडॉन के रूप में कार्य करता है, दूसरा मिथियोनिन को कूट करता है। तो ये क्वेश्चन भी लाइन टू लाइन पूछी गई थी AUG के बारे में। तो क्या है होगा यहाँ पर? 64 कोडॉन में से केवल 61 कोडॉन ही 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करता है। शेष 3 कोडॉन कौन कौन से? UAA, UAG और UGA किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता।
इस कारण इसे नहीं करता तथा यह पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण को रोक देता है, संश्लेषण को रोक देता है। अतः इसे क्या कहते हैं? समापक कोडॉन, समापक कूट या टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। क्लियर है बात? वही अगर आप AUG को देखो तो AUG दोहरा कार्य करता है। दोहरा कार्य मतलब दो काम करता है, दोहरा कार्य करता है। एक तो यह पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण की शुरुआत करता है, संश्लेषण की शुरुआत करता है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? समारंभन कारक या शुरुआती कारक। इसे समारंभन कोडॉन, कारक नहीं, सॉरी, कारक पता नहीं कहाँ से मन में आ गया, या शुरुआती कोडॉन यानी इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। तथा यह मिथियोनिन को कोड करता है, मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। क्लियर है बात? AUG दो कार्य करता है, एक तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण को शुरू करता है, दूसरा मिथियोनिन को कोड करता है। ठीक, ये हो गया दो विशेषता, एक तो कोडॉन त्रिक होता है और दूसरा कोडॉन में समारंभन कोडॉन कौन होता है और समापक कोडॉन कौन होता है। नेक्स्ट, तीसरी विशेषता कि कोडॉन असंदिग्ध व विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है। अब इसका क्या मतलब है? कोडॉन इज unambiguous and specific। एक कोडॉन केवल एक अमीनो अम्ल को कोड करता है और इसी वजह से यह असंदिग्ध और विशिष्ट होता है। यानी अगर AUG है कोडॉन तो AUG केवल मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करेगा, अन्य किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करेगा। AUG किसको कोड करेगा? सिर्फ मिथियोनिन को, या वैलिन को कोड नहीं करेगा, या सेरिन को कोड नहीं करेगा। अन्य बच्चे 19 अमीनो अम्ल को कोड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अमीनो कौन से? मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करेगा AUG। इसी प्रकार से जितने भी कोडॉन हैं जिनके स्पेसिफिक अमीनो एसिड हैं उन्हीं को सिर्फ कोड करता है। जैसे ट्रिपल यू किसको कोड करता है? फेनिलएलेनिन को। तो फेनिलएलेनिन को कोड ट्रिपल यू करता है। अब ये ट्रिपल यू किसी और अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता, इसी वजह से कोडॉन असंदिग्ध व विशिष्ट होता है। यानी एक कोडॉन केवल एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, इसलिए यह असंदिग्ध यानी अनएम्बिगुअस तथा
विशिष्ट यानी स्पेसिफिक होता है। ठीक, क्लियर? यानी AUG है तो ये सिर्फ मिथियोनिन को ही कोड करेगा, अन्य किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता। ट्रिपल U है, ये सिर्फ फेनिल एलेनिन को ही कोड करेगा, अन्य किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो ये विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता थी, आइए देखते हैं चौथी विशेषता। चौथा है अपहरासित कोडॉन यानी डीजेनरेटिव कोडॉन। अब ये डीजेनरेटिव कोडॉन क्या होते हैं? तो कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनको एक से अधिक कोडॉन कोड करते हैं, तो ऐसे कोडॉन को क्या कहते हैं? अपहरासित कोडॉन या डीजेनरेटिव कोडॉन। कुछ अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडॉन कोड करते हैं, ऐसे कोडॉन अपहरासित कोडॉन कहलाते हैं। जैसे देखिए, अमीनो अम्ल फेनिल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन कहिए चाहे फेनिल एलेनिन कहिए, बात एक ही है, जैसा भी आप प्रोनाउंसिएट कर ले चाहें। इसको कोड करने के लिए यू भी अमीनो कोडॉन होता है, UC ये कोडॉन भी होता है। तो यानी फेनिल एलेनिन को कोड करने के लिए दो कोडॉन होते हैं, UUU और UUC। ये दोनों कोडॉन केवल फिनाइल एलेनिन को ही कोड करते हैं। तो ऐसे कोडॉन जो एक ही अमीनो अम्ल को, कोडॉन्स यानी एक से अधिक कोडॉन्स जो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, उन्हें डीजेनरेटिव कोडॉन कहते हैं। ये होगी चौथी विशेषता। आइए देखते हैं पांचवी विशेषता कोडॉन की। कोडॉन कॉमा हीन यानी कॉमा लेस होते हैं, कॉमा लेस होते हैं। यानी अगर आप mRNA को देखें तो mRNA पर कोडॉन्स लगातार पढ़े जाते हैं, दो कोडॉन के बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता। यानी अगर आप यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर देखें तो ये कोडॉन है, ये लगातार पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं होता, देखिए लगातार पढ़े जाने का मतलब समझिएगा कि यहाँ पर AUG एक कोडॉन पढ़ा गया, फिर तुरंत CCU एक कोडॉन पढ़ा गया, दूसरा कोडॉन, ठीक है, फिर तीसरा कोडॉन UCU, फिर चौथा कोडॉन, फिर पांचवा कोडॉन, फिर छठवां कोडॉन, फिर सातवां कोडॉन। ठीक है, हमेशा mRNA पर कोडॉन लगातार पढ़े जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर 4 को पढ़ने के बाद G को छोड़ दो और फिर यहाँ से शुरू करो 3 कोडॉन, फिर 1 को छोड़ दो फिर यहाँ से शुरू करो 1 कोडॉन। तो ऐसा नहीं होता, 2 कोडॉन के बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता। तो ये गलत तरीका है, ऐसे कोडॉन नहीं पढ़े जाते। कोडॉन कैसे पढ़े जाते हैं, जैसे हम आपको बताए थे कि ये हो गया ACU, फिर देखिए डायरेक्ट यहाँ से GAG पढ़ा जाएगा, फिर UAC पढ़ा जाएगा, फिर UAA पढ़ा जाएगा। ठीक, 2 कोडॉन के बीच में कोई गैपिंग नहीं होती, लगातार पढ़े जाते हैं कोडॉन। यानी कोडॉन क्या होते हैं, कॉमा हीन होते हैं।
तो क्या लिख सकते हैं कि mRNA पर कोडॉन्स लगातार पढ़े जाते हैं, लगातार पढ़े जाते हैं, अर्थात दो कोडॉन के मध्य कोई कॉमा नहीं होता या कोई नाइट्रोजन क्षार नहीं होता, लिख सकते हैं। ये हो गया पांचवा। आइए देखते हैं छठवां विशेषता। कोडॉन सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। इसका मतलब क्या है? कोडॉन्स या कोडॉन इज यूनिवर्सल। इसका मतलब ये है कि एक कोडॉन, मान लो कि AUG है, तो ये किसको कोड करता है? मिथियोनिन को कोड करता है। आई थिंक कि आपको ये बात याद ही हो गया होगा कि AUG मिथियोनिन को कोड करता है, क्योंकि मैंने शुरू से लेकर अब तक में 10 बार तो बोल ही चुका कि AUG मिथियोनिन को कोड करता है। अब AUG मिथियोनिन को कोड करता है, चाहे कोई भी दुनिया में कोई भी जीव हो, वो चाहे जीवाणु हो, चाहे पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कवक हो, चाहे शैवाल हो, हर किसी में, पैरामीशियम, अमीबा, कोई भी हो, सब में AUG किसको कोड करता है? मिथियोनिन को कोड करता है। यानी कोड क्या होते हैं? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। कोई भी कोडॉन है, अगर हमारे अंदर वो कोई कोडॉन किसी अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है, तो वही कोडॉन अन्य सभी जीवों में भी उसी अमीनो अम्ल को कोड करता है। जैसे AUG मिथियोनिन को कोड करता है हमारे शरीर में भी, जीवाणु में भी AUG मिथियोनिन को ही कोड करेगा, पौधों में भी AUG मिथियोनिन को ही कोड करेगा। यानी कोडॉन क्या होते हैं? यूनिवर्सल होता है। ये सब प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया गया है, आपको सिर्फ विशेषताएं बताई जा रही हैं। जैसे UUU किसको कोड करता है? फिनाइल एलेनिन को। तो अब फिनाइल एलेनिन को कोड करने वाला कोडॉन UUU पौधों में भी वही है, जीवाणु में भी वही है, मनुष्य में भी वही है, कवक में भी वही है, सवाल में, दुनिया के सभी जीवों में कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। इसलिए कहते हैं कि कोडॉन क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, यानी कोडॉन इज यूनिवर्सल। तो क्या लिख सकते हैं कि कोडॉन नहीं, प्रत्येक कोडॉन सभी जीवों में अपने विशेष अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। क्लियर? जैसे AUG सभी जीवों, जैसे जीवाणु, मनुष्य, कवक, पौधों में क्या करता है? मिथियोनिन को ही कोड करता है। मिथियोनिन को ही कोड करता है। अतः कोडॉन सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, अगला जो भी हो लक्षण। कूट क्या होते हैं? कूट अनतिव्यापी
होते हैं, यानी कोडॉन इज नॉन ओवरलैपिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? प्रोटीन संश्लेषण के समय जो कोडॉन होते हैं उनमें जो उपस्थित नाइट्रोजन क्षार है वो एक ही कोडॉन के लिए विशिष्ट होता है, किसी और कोडॉन में वही नाइट्रोजन क्षार उपयोग नहीं होता। इसको कैसे समझेंगे? यहाँ पर देखिए, माना कि ये एक mRNA है, इन पर कोडॉन्स लगे हुए हैं, ठीक। तो अब ये जो कोडॉन है वो ऐसे नहीं पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि AUG एक कोडॉन हो गया फिर उसके बाद इसी को ले लें, ऐसे नहीं। GCC ऐसे नहीं, या आपको सिर्फ बता रहे हैं ये गलत तरीका है, या हम इसके फिर C को पकड़ लें, CAU, ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा कोडॉन, फिर इसके U को पकड़ लो, UAC, ये चौथा कोडॉन, फिर इसके C को पकड़ लो, CGA, पांचवा कोडॉन, फिर इसके A के पकड़ लो, AGU, छठवां कोडॉन, फिर इसके U को पकड़ लो, UAA, सातवां कोडॉन। ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है कि AUG का हम G यूज कर लिए दूसरे कोडॉन में, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो कोडॉन इज नॉन ओवरलैपिंग। पढ़ा कैसे जाता है ये देखिए, ये एक mRNA है, पढ़ा कैसे जाता है? ऐसे, AUG एक कोडॉन हो गया, CCA दूसरा कोडॉन हो गया, UAC तीसरा कोडॉन हो गया, GAG चौथा कोडॉन हो गया, UAA पांचवा कोडॉन हो गया। ये तरीका सही होता है। तो mRNA पर कोई ओवरलैपिंग नहीं की जाती। अगर ये ओवरलैपिंग की जाती तो तरीका गलत है। कोडॉन में हमें ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलता, कोडॉन हमेशा यहाँ पर स्वतंत्र 3 के रूप में होते हैं। तो ये था नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक। अब आइए आते हैं बुक पे। तो यहाँ पर आपको वही सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी जो मैंने आपको बता दिया आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड के बारे में, कि आनुवांशिक कोड प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के अनुक्रम को निर्धारित करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। जॉर्ज गैमो एक जो भौतिकविद थे जिनका विचार था कि यदि क्षार केवल 4 हैं तो इन 20 अमीनो अम्लों का कूट लेखन किस रूप से होता है, अतः कूट के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है। इनका विचार था कि सभी 20 अमीनो अम्लों के कूट हेतु कोड 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। यह एक बहुत ठोस विचार था जिससे 4⁴ 444 से 64 कोड का निर्माण हुआ। इनसे बनने वाले कोड आवश्यकता से अधिक थे। अब देखिए 20 अमीनो अम्ल हैं, उससे ज़्यादा कोड हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि एक से अधिक कोड एक अकेले अमीनो अम्ल को कोडित करने में सक्षम है। अब कोडान क्या होते हैं? त्रिक यानी ट्रिपलेट होते हैं, 3 के फॉर्म में होते हैं। कैसे बनते हैं ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। U पहला कोडान, UC तीसरा कोडान, दूसरा कोडान, ऐसे से कुल 64 कोडान बनते हैं, जिनमें से 3 स्टॉप कोडान होते हैं और एक होता है स्टार्ट कोडान, AUG मेथिओनिन। उसके बाद विशेषताएं आपको बता दी गई कि विभिन्न प्रयोगों के आधार पर प्रमाणित किया गया कि आनुवंशिक कोड की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कोड हमेशा 3 के फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइडों का एक क्रम अमीनो अम्ल को कोडित करता है, जैसे AUG मेथिओनिन को, UUU फेनिलैलनिन को, GUG वैलिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। फिर दूसरा समारंभन कोड क्या होता है, समापन कोड क्या होता है, तो 64 कोडान में से केवल 61 कोडान ही 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करने में भाग लेते हैं। 3 कोडान UAA, UAG, UGA किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता। ये पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला के संश्लेषण को रोकता है, इन्हें समापन कोडान कहते हैं। AUG जो है दोहरा कार्य करता है, 2 कार्य करता है। एक तो ये प्रारंभिक कोडान का कार्य करता है, दूसरा मेथिओनिन को कोड भी करता है। तीसरा, कोडान्स असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं, यानी एक कोडान केवल एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, इस कारण इसे हम असंदिग्ध व विशिष्ट कहते हैं।
अपरासित कोडान क्या होता है? कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनको एक से अधिक कोडान्स कोड करते हैं, ऐसे कोड को अपरासित कोडान कहते हैं। जैसे UUU, UUC कोडान एक ही अमीनो अम्ल फेनाइलएलानाइन को कोड करता है, जबकि UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC ये सभी सेरीन अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो देखिए एक ही अमीनो अम्ल है सेरीन, इसको देखिए कितने सारे कोडान कोड करते हैं। नेक्स्ट, कोडान कॉमा विहीन होता है, यानी mRNA पर लगातार पढ़े जाते हैं, इनके बीच में रुके नहीं होते हैं, अर्थात दो समीपस्थ त्रिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों यानी दो कोडान के बीच में कोई भी कामा नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, कोडान सार्वभौमिक होते हैं, यानी एक कोडान अगर किसी अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है मनुष्य में तो वही जीवाणु में भी कोड करता है, वही अन्य जीवों में कोड करता है। कोडान लगभग सार्वभौमिक होता है, उदाहरण के लिए जीवाणु से मनुष्य में UUU फेनाइलएलानाइन का कोड लेखन करता है। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के कोडान और प्रोटोजोआन्स के कोडान, उनमें थोड़ा अपवाद है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलने वाला जो कोडान है और कुछ प्रोटोजोआन्स में जो प्रोटिस्ट में आते हैं उनमें यह देखने को मिल सकता है कि कोडान भिन्न अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कूट अनतिव्यापी होता है, यानी कोडान इज नॉन ओवरलैपिंग, यानी कोडान ओवरलैप नहीं करता। ठीक, बता चुके हैं कोडान नॉन ओवरलैप होता है। ठीक, डायरेक्ट पढ़े जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए कह रहे यदि एक mRNA में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है तो इनके द्वारा कूट लिखित अमीनो अम्ल के अनुक्रमों की कल्पना करो। यहाँ पर देखिए ये कोडान दिए गए हैं AUG, UUU, UUC, UUC, UUU, इस तरह से बताना है कि इनका अमीनो अम्ल का कोड क्रम क्या होगा। तो देखिए AUG है, किसको कोड करता है? मिथियोनिन को, मिथियोनिन। UUU है फेनाइलएलानाइन को, UUC फेनाइलएलानाइन, UUC फेनाइलएलानाइन, इस तरह से। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको सिर्फ कोडॉन्स दे दिए जाएं, आपसे पूछा जाए कि बताइए अमीनो अम्ल का क्रम क्या होगा, तो बता नहीं पाओगे। AUG किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। UUU किसको कोड करता है? फेनाइलएलानाइन को। UUC किसको कोड करता है? फेनाइलएलानाइन को। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन नीचे दिए गए mRNA द्वारा, अब देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल दे दिया जाए तो क्या आप mRNA का कोडान नहीं लिख पाओगे? मिथियोनिन है, किसको कोड कर, मतलब कौन सा कोडान कोड करता है? AUG। फेनाइलएलानाइन है, UUU लिखिए चाहे UUC लिखिए, यहाँ पर कई सारे आपके श्रृंखला बन सकती है। जैसे AUG है, फेनाइलएलानाइन के लिए हो सकता है सभी UUU हो, या फिर ये भी हो सकता है AUG, UUC, ये भी हो सकता है क्योंकि UUC भी फेनाइलएलानाइन को कोड करता है। यानी यहाँ पर एक से अधिक संयोजन हो सकते हैं क्योंकि UUU और UUC दोनों ही फेनाइलएलानाइन को कोड करता है। बस अब देखिए उत्परिवर्तन क्या होता है। तो आपको पता है कि DNA के जो नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम है वो निर्धारित होता है। अगर उस क्रम में कोई भी बदलाव आता है तो उससे mRNA का क्रम भी बदलेगा। mRNA का क्रम बदलेगा तो प्रोटीन जो बनना है वो सामान्य से भिन्न बन जाएगी और इसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन और आनुवंशिक कोड का संबंध क्या है? तो आनुवंशिक कोड कॉमा विहीन होता है। आपको पता है कि आनुवंशिक कोड लगातार पढ़े जाते हैं, बीच में कोई गैपिंग नहीं होती। इसका अर्थ है कि DNA खंड में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के लोपन, अगर मान लो कि इसमें जो क्रम निर्धारित है इस क्रम में से कोई भी नाइट्रोजन क्षार निकल जाए, कोई भी न्यूक्लियोटाइड निकल जाए या उसके स्थान पर कोई और आ जाए तो क्रम बदल जाएगा। आपको पता है कि AUG है अगर होगा तो AUG मिथियोनिन को कोड करेगा। अगर AUG की जगह पर G गायब हो जाए और उसकी जगह पर C आ जाए AUC, तो क्या मिथियोनिन को कोड कर पाएगा? नहीं, तो गड़बड़ हो गई ना सीक्वेंस। तो ये सूचना होती है, यानी हमें जो बोलना है, हमने एक पत्र लिख के भेजा, ऐसे मैंने बताया DNA क्या है? DM है, वो इंस्पेक्टर को पत्र लिख के भेजा कि जाओ यहाँ पर चेकिंग करो, तो उसने पत्र में लिख दिया कि जाओ यहाँ पर चेकिंग करो, तब तो ये सही है। लेकिन अगर उसने गलती से ये लिख दिया कि जाओ यहाँ पर चोरी करो, तो उसका संदेश ही पूरा गलत हो गया। तो यही बात यहाँ पर होती है कि DNA के पास जो सूचना है अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई तो उससे mRNA का सीक्वेंस गड़बड़ होगा। mRNA का सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो प्रोटीन सही तरीके से नहीं बनेगा। तो ये सूचना सही होनी चाहिए।
अब वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई गलती होती है तो कैसे उसका डिस्टर्बेंस होता है। अब इन न्यूक्लियोटाइड के लोपन यानी गायब हो जाने या पुनर्योजन किसी और के आ जाने कोडॉन की प्रकृति बदल जाएगी और म्यूटेंट डीएनए खंड से निहित जो सूचना है वो भी बदल जाएगी। अतः म्यूटेंट डीएनए खंड से अनुवादित प्रोटीन भी सामान्य से भिन्न होता है। इसका एक उदाहरण मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया रोग। देखिए हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन का संरचना बनना है उसका एक क्रम निर्धारित होता है। बीटा ग्लोबिन चेन के छठवें अमीनो एसिड में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। छठवें चेन पर ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए, वहाँ पर केवल एक नाइट्रोजन क्षार के बदलाव के कारण ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आकर बैठ जाता है और जो हीमोग्लोबिन की सामान्य संरचना है वो सामान्य से भिन्न हो जाती है। इस वजह से वो जो आरबीसी का संरचना है वो भी बदल जाता है और सिकिल शेप हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। तो केवल एक नाइट्रोजन क्षार के बदलाव के कारण हमारा सामान्य हीमोग्लोबिन बाइकॉन्वेक्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिकिल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, क्योंकि एक नाइट्रोजन क्षार की गड़बड़ी से हुआ है तो उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगर कोई भी बदलाव एक से अधिक नाइट्रोजन क्षार के गड़बड़ी से होता है तब उसे शुद्ध रूप में हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर एक नाइट्रोजन क्षार की गड़बड़ी से होता है तो उसे क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन, जो कि सिकल सेल एनीमिया है। तो मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया, हालांकि इसके बारे में आपको चैप्टर 5 में बताया गया है। सिकल सेल एनीमिया का रोग हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन में केवल छठे अमीनो अम्ल के ग्लूटामिक अम्ल के वैलिन अमीनो अम्ल द्वारा प्रतिस्थापन के कारण सिकल सेल हीमोग्लोबिन बनता है। ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलिन आ जाना इससे संबंधित कोडान में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड का जो नाइट्रोजन क्षार का क्रम होना चाहिए GAG होना चाहिए, तो वहाँ पर GAG की जगह पर GUG आ जाता है, जिसके वजह से देखिए ए की जगह पर U आ जाने की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन जुड़ जाता है। कोडॉन में इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि केवल एक नाइट्रोजन क्षार बदला है। आनुवंशिक कोड व उत्परिवर्तन के संबंधों को निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया जा सकता है। आनुवंशिक कोड और उत्परिवर्तन को कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बताया कि कोडॉन का एक निश्चित क्रम होता है, प्रत्येक कोडॉन एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। अगर कोडॉन के नाइट्रोजन क्षारों में कोई बदलाव आया, जैसे AUG मिथियोनिन को कोड करता है, अगर AUG की जगह पर G के जगह पर C आ जाए तो वो मिथियोनिन को कोड नहीं कर पाएगा, किसी और अमीनो एसिड को कोड करेगा। वैसे ही एक शब्द आपको लिख के दिया जा रहा है कि राम हैज रेड कैप। यहाँ पर जानबूझ के 3 वर्ड को लिया गया है जिससे एक सेंटेंस बन सके। देखिए सेंटेंस क्या बना, राम RAM राम, HAS हैज, RED रेड, CAP कैप। राम हैज रेड कैप। आप इसको सामान्य रूप में क्या पढ़ लोगे कि राम के पास एक लाल टोपी है, पढ़ लिया, राम हैज रेड कैप। तो एक सही संदेश जा रहा है ना कि राम के पास एक टोपी है, लाल टोपी है। अगर इसमें कोई बदलाव आ जाए तो उसका सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, आप सही तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। यही चीज होता है कोडॉन में कि AUG है, मान लेते हैं AUG है, UUU है, UUC है, GUG है। तो आपको पता है कि AUG मिथियोनिन को कोड करेगा, UUU फेनिलएलनिन को कोड करेगा, फेनिलएलनिन को कोड करेगा, वैलिन को कोड करेगा। अगर यहीं पर मान लो GAG की जगह पर GUG आ जाए तब ये तो ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा, तो सूचना बदल गई। देखिए जब तक GUG था तब तक आपको पता था कि मिथियोनिन, फिनाइलएलनिन और वैलिन ये आकर बैठेंगे। लेकिन जैसे ही यूरेसिल गया और एडेनिन आया, तुरंत मिथियोनिन, फिनाइलएलनिन और ग्लूटामिक एसिड, ये आपको पता चल गई। तो केवल एक की गड़बड़ी से पूरा चेन बदल जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए राम हैज रेड कैप। अगर इसमें से कोई शब्द हट जाए, मान लो R हट जाए, R की जगह पर B आ जाए, तो क्या हो जाएगा, राम हैज बेड कैप। तो इसका कोई मतलब निकला नहीं, सीक्वेंस गड़बड़ हो गई, संदेश गलत हो गया। तो वही आपको बताया जा रहा है।
अगर विस्थापन की अवस्था होती है, मान लो कि नाइट्रोजन क्षार में के क्रम में AUG, UUU, UUC और GUG, ये है विस्थापन का मतलब होता है कि किसी नाइट्रोजन क्षार का बदल जाना। जैसे यहाँ पर UUG की जगह पर UAG आ जाना, तो ये विस्थापन की अवस्था है। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो उसको समझिए कि अगर इस वाक्य में केवल अक्षर R की जगह पर क्या आ जाए, B आ जाए, यहाँ पर R की जगह पर B आ जाए, तो क्या हो जाएगा, राम हैज बेड कैप। संदेश बदल गया। इसी को कहते हैं म्यूटेशन, कि जो सामान्य श्रृंखला है, सामान्य से अगर एक भी नाइट्रोजन क्षार प्रतिस्थापित हुआ तो उससे संदेश बदल जाता है। तो ये एक विस्थापन का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बदले ही, हो सकता है गायब भी हो जाए। तो विलोपन की अवस्था देखिए। विलोपन का मतलब गायब हो जाना, किसी एक नाइट्रोजन क्षार का गायब हो जाना। तो जैसे यहाँ पर है AUG, जो समझा रहे हैं उसी को लेकर चलें। AUG, UUU, UUC और GUG। अब मान लो कि यहाँ से ये वाला G गायब हो गया, तो फिर संदेश गड़बड़ हो गया। AUG था तब तो मिथियोनिन आता था, लेकिन अब AUU हो गया तो मिथियोनिन तो नहीं आएगा, कोई और आएगा। उसी तरीके से राम हैज रेड कैप था ना, रेड कैप। अब मान लो कि इसमें से R गायब हो गया, तो R गायब हो गया तो 3 के फॉर्म में बनना है, तो एक इधर से खिसक के इधर चला आया, तो राम हैज EDCAP। संदेश गलत हो गया। राम हैज रेड कैप की जगह पे राम हैज EDCAP, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तो वही सब समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर इन नाइट्रोजन क्षारकों के समूह में कोई भी नाइट्रोजन क्षार बदल गया तो भी परिवर्तन, कोई एक गायब हो गया तो भी परिवर्तन, और यहाँ पर देखें कि अगर 2 अक्षर गायब हो जाए, यानी ई भी गायब हो जाए, तब देखिए राम हैज DCAP। अगर 3 अक्षर गायब हो जाए तो राम हैज कैप, तो संदेश बदल जाता है। अभी तक तो राम हैज रेड कैप, लाल टोपी थी, अब है क्या हो गया, राम हैज कैप, केवल टोपी है। अगर कोई और नाइट्रोजन क्षार ऐड हो जाए तब भी गड़बड़ी है, यानी AUG, UUC, GUG। अगर इसमें कोई भी एक नाइट्रोजन क्षार एक्स्ट्रा आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया A, तब क्या हो जाएगा, AUG, UUU, AUU, CGUG। देखिए पूरा सीक्वेंस गड़बड़। उसके बाद एक नाइट्रोजन क्षार और आ जाने की वजह से क्या था, मिथियोनिन को कोड करता था, फिनाइलएलेनिन को कोड करता था, फिनाइलएलेनिन को कोड करता था, वैलिन को कोड करता था। अब देखिए AUG मिथियोनिन को कोड करेगा, UUU फिनाइलएलेनिन को कोड करेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर फिनाइलएलेनिन को कोड करने वाला नाइट्रोजन कोडाउन था, देखिए AUU आ गया। AUU फिनाइलएलेनिन को कोड नहीं करता, किसी अन्य अमीनो एसिड को कोड करता है, बदल गया। GUG था, वैलिन को कोड करता था, अब देखिए क्या आ गया, CGU, ये वैलिन को तो कोड नहीं करता या किसी अन्य अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो किसी एक नाइट्रोजन क्षार के बढ़ने पर भी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाती है। वही बताया गया है कि निवेशन की अवस्था में यानी कोई नाइट्रोजन क्षार आ जाए, इसी प्रकार इस वाक्य में 1, 2 या 3 अक्षरों के जुड़ने पर नए वाक्य बन जाते हैं। जैसे अभी क्या था, राम हैज रेड कैप, अगर रेड की जगह पर R के पहले N आ जाए तो क्या हो गया, राम हैज NREDCAP, पूरा सीक्वेंस गड़बड़। अगर अक्षर N और E, 2 अक्षर जुड़ जाए N और E, तब देखिए राम हैज NEREDCAP। अगर 3 अक्षर जुड़ जाए NEW, तब देखिए राम हैज न्यू रेड कैप, तो पूरा सीक्वेंस बदल गया। क्लियर है, बातें समझ में आई। कहने का मतलब यह है कि उत्परिवर्तन क्या होता है कि DNA पर नाइट्रोजन क्षारों की श्रृंखला निर्धारित होती है किसी भी प्रोटीन के लिए। अगर उस नाइट्रोजन क्षार की श्रृंखला में कोई भी नाइट्रोजन क्षार बदल जाता है या गायब हो जाता है या कोई और नाइट्रोजन क्षार ऐड हो जाता है तो पूरी श्रृंखला उससे वहाँ से बदल जाती है।
तो जो प्रोटीन बनना होता है उस प्रोटीन के जगह पर भिन्न प्रोटीन बनता है। इसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। जैसे मनुष्य में हीमोग्लोबिन बनने के लिए बीटा चेन में 6वें अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था, उसके लिए कोडॉन होता है GAG। वहाँ पर GAG की जगह पर A गायब हो जाता है और U आ जाता है, जिसकी वजह से GUG हो जाता है। तो GUG ग्लूटामिक एसिड को कोड नहीं करता, वैलिन को कोड करता है। अब ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आके बैठ जाता है। वैलिन के आने की वजह से जो हीमोग्लोबिन की सामान्य संरचना बाइकॉन्वेक्स एक्स लाइक होनी चाहिए थी, वो उस शेप में ना होकर सिकिल शेप यानी हंसियाकार बन जाती है। गड़बड़ हो गया प्रोटीन की वजह से। तो अब वो गड़बड़ हुआ तो आगे वो भी गड़बड़ी करेगा ही। सिकिल सेल की वजह से मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि सिकिल सेल वाला जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। अब ऐसा नहीं है कि पूरा RBC गड़बड़ हो जाता है, कुछ RBC सिकिल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ RBC सामान्य अवस्था में होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि मेहनत वाला काम ना करो, क्योंकि मेहनत वाला काम करोगे तो भर भर के ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं तो मेहनत वाला काम कर रहे हैं, लगातार हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर हम सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित होते तो कहाँ पढ़ा पाते, पढ़ाते पढ़ाते मर चुके होते अब तक, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है चिल्लाने में, गला भी दर्द होने लगता है और साथ ही पूछो ही ना। अब लोग पढ़ लो ना तो मुझे कोई थकान नहीं लगेगा, पढ़ के कमेंट दे दो ना कि खुश हो, पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है, वो उससे ना और प्रोत्साहन मेरा बढ़ जाता है, मैं और एक्टिव होकर पढ़ाता हूँ। आइए यहाँ पर देखते हैं कि उपर्युक्त उदाहरण से पता चलता है कि एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के विलोपन, एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के विलोपन यानी गायब होने, निवेशन यानी आ जाने से आनुवंशिक कोड की रीडिंग फ्रेम बदल जाती है, पूरी आनुवंशिक सूचना परिवर्तित हो जाती है। इससे ज्ञात होता है कि प्रत्येक आनुवंशिक कोड एक कोडॉन 3 नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम से बनता है। क्लियर है बात? एक कोडॉन 3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बनता है। अब इससे रिलेटेड नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आइए उसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक आरएनए में 999 क्षारक हैं जो 333 अमीनो अम्लों वाली एक प्रोटीन के लिए कूट करते हैं और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोपन हो जाता है, यानी एक क्षारक कौन सा, देखिए 999 टोटल क्षार हैं, 999 उसमें से 900 तक पढ़ो, फिर 901 पर जब पहुंचोगे तो वो गड़बड़ हो गया, तो उसके बाद के तो सारे क्रम तो गड़बड़ हो गए ना। तो वही कह रहे हैं कि एक 901 पर उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षार था वो विलोप हो गया, गायब हो गया। अब उसकी वजह से आरएनए की लंबाई 998 वाली हो गई। इनमें कितने कोडॉन बदल जाएंगे? तो भैया आप बताओ कि मैंने बताया है ना शुरू से कि एक कोडॉन भी अगर बदला तो उसके आगे जितने भी कोडॉन है सब बदल जाएंगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि राम हैज रेड कैप। तो देखिए रेड एक कोडॉन हो गया, कैप एक कोडॉन हो गया। अगर इसमें से आर निकल गया तो क्या बचेगा? राम हैज ईडी सी इधर चलाएगा, 3 के फॉर्म में होना अनिवार्य है ना, EDC AP। तो एक के बदलने से उसके बाद वाले सारे के सारे कोडॉन बदल जाएंगे। देखिए रेड था EDC हो गया, कैप था AP हो गया, इसके आगे कुछ भी रहा हो तो वो भी बदल जाएगा, और इससे पहले तो सारे कोडॉन सही रहेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि 901 वाला नाइट्रोजन क्षार गायब हो गया तो उसके बाद कितने कोडॉन बदल जाएंगे? तो पहले देखो 901 है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है? 901 पर हो रही है। तो 901 से पहले जो 900 नाइट्रोजन क्षारकों का समूह है उसके कोडॉन तो सही होंगे ना, क्योंकि इसके पहले बदला ये वाला है, तो इससे पहले तो कोडॉन तो सही थे ना, अभी भी सही हैं। इसके बाद वाले कोडॉन बदलते हैं, यानी 901 से पहले 900 मान लेते हैं नाइट्रोजन क्षार थे, तो उससे बने कोडॉन तो सही होंगे। तो आपको पता है 900 नाइट्रोजन क्षार से कितने कोडॉन बनेंगे? 3 त्रिक 9, ठीक है, यानी 300 कोडॉन तो सही हैं, बाकी अब पहले तो ये देख लो कि 999 से कितने कोडॉन बनेंगे। 999 नाइट्रोजन क्षार है, इससे कितने कोडॉन बनेंगे? 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ठीक है।
333। तो 333 में से 300 सही हैं, तो बचा कितना? 33 कोडान। 33 कोडान खराब हो गए क्योंकि 901 पे पहुंचते ही गड़बड़ हो गया। तो 901 के बाद जितने भी नाइट्रोजन क्षार हैं उनसे बने कोडान गड़बड़ हो गए, तो 33 कोडान खराब हो गए, यानी ऑप्शन सी 33 कोडान बदल जाएंगे। खराब नहीं हुए, बदल जाएंगे, यानी वो दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेंगे। क्लियर है बात? ये पूछा गया 2016 में। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन यहीं पर अभी दिखा था, हाँ ये रहा। ये देखिए 19वां क्वेश्चन है जो पूछा गया नीट 2018 में कि एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम ये है, तो इसके द्वारा अनुलेखित mRNA का संबंधित क्रम क्या होगा? ये डीएनए का क्रम दिया गया है, AGG TAT CGCAT, लेकिन ये क्या है? कोडिंग रज्जु है, कोडिंग स्ट्रैंड है, डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है, इसी पे आरएनए ना बना देना। ये क्या है? 5' to 3' सिरा है, तो पहले डीएनए का आप 3' to 5' सिरा बनाओगे, तब ये कंप्लीट डीएनए बनेगा। क्या हो जाएगा? ए है तो टी, जी है तो सी, ए है तो सी, टी है तो ए है तो टी, टी है तो ए, सी है तो जी, जी है तो सी, सी है तो जी, ए है तो टी और टी है तो ए। अब ये क्या बना? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और आपको पता है डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ही आरएनए का संश्लेषण होता है। हमें दे रखा था कोडिंग स्ट्रैंड, आपको बताएं कि कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, तो डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है, कोडिंग रज्जु दिया गया है। पहले कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग आप टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाओगे, आसान है। जब डीएनए की एक श्रृंखला पता हो तो दूसरी श्रृंखला तो बना ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है, गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है, तो बना सकते हैं। अब आपको पता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ही आरएनए बनता है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड देख लीजिए 3' to 5' है, और आपको पता है कि आरएनए 5' to 3' दिशा में बनता है। क्या होगा? टी है तो ए होगा, सी है तो जी होगा, सी है तो जी होगा, ए है तो यू होगा, क्योंकि थायमिन नहीं यूरेसिल होता है। टी है तो यू ए है तो यू, जी है तो सी है तो जी, और जी है तो सी, टी है तो ए और ए है तो यू। अब देखिए कौन सा क्रम? AGGU, AGGU, AU, CGCAU, ऑप्शन सी सही होगा। तो मेरी किताब में गड़बड़ हो गया है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, वहाँ पर कोडिंग रज्जु को ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने वहाँ पर डी लगा दिया है। ऑप्शन सही कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही होगा, डी नहीं। ठीक, अब देखिए मैंने भी ये गलती कर दी, आप लोग भी वही गलती करते कि नाइट्रोजन क्षारों का समूह देख के तुरंत आप mRNA को लगा दो फटाफट, ए के साथ यू, जी के साथ सी, जी के साथ सी, इस तरह से मैंने भी लगा दिया था बिना देखे। कोडिंग रज्जु हम नहीं देख पाए थे, लेकिन अभी देखो क्वेश्चन कराते समय ध्यान में आ गया कि कोडिंग रज्जु लिखा है, तो कोडिंग रज्जु से पहले आप टेम्पलेट स्टैंड बनाओगे और फिर टेम्पलेट स्टैंड से आरएनए बनेगा। देखा, थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई। तो सही कर लीजिएगा, ऑप्शन सी सही होगा इसका। बस इतने ही क्वेश्चन थे जो यहाँ से इस टॉपिक से पूछे गए थे। अब आगे जो भी टॉपिक होगा, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, रूपांतरण जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन, उसके बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 16 में। तब तक कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपने कॉपी में भी दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कोडॉन कितने नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होता है। दूसरा क्वेश्चन, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए कुल कितने सक्रिय कोडॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है। बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अपनी कॉपी में देना है। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।